नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आप आज मुझे देख रहे होंगे, मैं भी बहुत खुश हूं और मेरे साथ एक ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें देखकर आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। इनके बारे में जानकर शायद आप पहचानते भी होंगे। जाना पहचाना चेहरा ये दिख रहे हैं। पिछले अगर 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे से लगातार सोशल मीडिया से लेके हर प्लेटफॉर्म पे इनकी ही चर्चा की जा रही है। खासकर बिहार की बात करें, देश की बात करें, दुनिया की बात करें तो कहीं ना कहीं हर स्टेट का, हर राज्य का अपना पीसीएस एग्जामिनेशन होता है, जो उस राज्य का सर्वोत्तम एग्जामिनेशन बोर्ड माना जाता है। और उसमें ये प्रियांगी मेहता, क्या नाम है आपका पूरा? प्रियांगी मेहता। प्रियांगी मेहता जी हैं और इन्होंने पूरी सफलता अचीव की है। कोई उसमें एंट्री ले लेता है, कोई सफल हो जाता है तो उसे लगता है कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को मुट्ठी में कर लिया है। लेकिन आज इन्होंने केवल सफलता ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में पहला स्थान ला करके अपना एक अलग परचम फहराए हैं। सबसे पहले पूरा जनता जागरण परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जी, धन्यवाद सर। आप बताएंगे आखिर इस सफलता के पीछे का राज क्या है? सफलता के पीछे तो बहुत सारी चीज़ें होती है। पहला जो होता है आपके पेरेंट्स का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट। जी दूसरा होता है आप किस एनवायरनमेंट में पले बड़े हो, दैट जी नर्चरिंग, अफेक्शनेट और प्रोटेक्टिव, सिक्योर एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा होता है कि मोटिवेशन, आपका जो इंटरनल मोटिवेशन है वो क्या है? आपको मनी मोटिवेट करता है, पावर मोटिवेट करता है, सोशल सर्विस मोटिवेट करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जो अच्छा, एक बात बताइए, मुझे लगता है हम उस पे तो बात करेंगे बहुत गहराई से अभी आपके जी। साथ, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आज मुझे जहां तक लग रहा है सुबह जब हुई होगी आपकी, आज कितने बजे आज जगे थे आप? एक्चुअली मैं सो नहीं पाई थी रात को। अच्छा, रात में सो भी नहीं पाए थे आप। समझिए, खुशी का अंदाजा लगाइए इस नहीं, चीज से। खुशी खुशी से हाँ ज्यादा वो जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हाँ। अब मैं बीपीएससी टॉपर हूँ, मेरे जी। को बीपीएससी को रिप्रेजेंट करना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, मीडिया वालों को फेस करना था, तो पहली बार इतनी बड़ी चीज मेरे साथ हो रही थी, तो दैट फियर, जो थोड़ा डर होता है, नर्वसनेस होती है। तो अच्छा, एक बात बताइए, मिठाई का सिलसिला, फोन का सिलसिला, गुलदस्ता का सिलसिला, अलग अलग सेलिब्रेशन के क्या अलग अलग पैटर्न पे लोग आपको सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। कैसे, क्या लग रहा था आपको? फर्स्ट सेलिब्रेशन आपको कब मिला? फर्स्ट सेलिब्रेशन एक्चुअली किसी मीडिया वाले ने ही कॉल किया था पापा को कि आपकी अच्छा। बेटी ने टॉप किया है। मैं तो सो रही थी, मुझे नहीं लगा था कि आज रिजल्ट आने वाला है। मैं इंटरव्यू से काफ़ी थक गई थी, 14 को ही मेरा इंटरव्यू था। जी तो फिर पापा ने बोला कि अच्छा रिजल्ट आ गया, टॉप कर गई हूँ। मेरे को लगा कोई रिश्तेदार प्रैंक तो नहीं कर रहा मेरे साथ। तो फिर जी। उन्होंने पीडीएफ भेजा, मैंने पीडीएफ चेक किया, फिर खुद से मैंने डाउनलोड किया। मैंने बहन को बोला देखो तो एक बार सही में। तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने कंफर्म हो गई, तब मैंने हाँ किया है मैं ना। तो ऐसा था। एक बात बताइए आप, आज जिस पोजीशन पे आप जा रहे हैं, आपको अब नई जिम्मेदारी मिलने वाली है और उससे पहले आज के समय में हर लड़की और लड़के की चाहत होती है कि हम अधिकारी बने, बस अधिकारी बने। आपने कभी सोचा था आज के पहले कि हमें टॉपर पोजीशन मिलने बनने का सौभाग्य मिलेगा? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं सोचता कि मैं टॉप कर जाऊंगी। हाँ, मैंने सोचा था कि अच्छी रैंक आ जाएगी, टॉप 50, टॉप 100, डिसेंट पोस्ट मिल जाएगी, डिसेंट रैंक आ जाए, वही मेरे लिए बहुत होता। टॉप करना तो बहुत अनइमेजिनेबल था मेरे लिए। लेकिन अचानक रिजल्ट आता है और आप टॉप की पोजीशन पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है आपके लिए। जी बिल्कुल, मतलब 24 घंटों में जिंदगी पूरी पलट जाती है। पलट जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप जो शिक्षा दीक्षा की बात करें, लोग, कुछ लोगों का मानना है कि बिना कोचिंग इंस्टीट्यूशन की तैयारी हो ही नहीं सकती, इतना बेहतर परिणाम आ ही नहीं सकता। इनफैक्ट मेरी वाइफ भी तैयारी करती है बीपीएससी की, वो भी कहती है कि बिना कोचिंग इंस्टीट्यूशन का हम बहुत बेहतर कर नहीं सकते। आप क्या कहेंगे? तो सर मैंने तो किया है, तो अगर फिर भी लोगों को लगता है इम्पॉसिबल है, तो मतलब डेफिनेटली अगर मैंने कुछ इम्पॉसिबल किया है तो आई शुड बी मोर प्राउड ऑफ माई सेल्फ। कि लोग बिलीव तक नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली हुआ है, बट ये एक्चुअली हुआ है। आपने आपने कहीं इंस्टीट्यूट नहीं कोचिंग सर, कोई ज्वाइन नहीं? डेफिनेटली नॉट। मैंने टेस्ट सीरीज भी नहीं लगाया, मैंने मॉक भी नहीं दिया, नॉट एनी काइंड ऑफ हेल्प, नॉट किसी एक स्टेट में भी नहीं, थोड़ी सी भी हेल्प नहीं, किसी तरह की एक्सटर्नल हेल्प मैंने किसी से नहीं ली। अभी जैसे आपका जो, खास करके अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो की फैक्टर क्या रहा, कहाँ से आप शुरुआत किए और कहाँ तक अभी तक तैयारी पूरा कर लिए थे आप? हाँ एक्चुअली जैसे कि जो फुल फ्लेजेड तैयारी होती है एग्ज़ाम जी। की, वो तो ग्रेजुएशन मेरा 2022 में हुआ। उसके हाँ। बाद मैंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन फुल फ्लेजेड शुरू किया। उसके पहले जैसे कि सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम होता है, एक दिन की परीक्षा नहीं, मतलब एक दिन की 10 दिन की परीक्षा होती है, 10 पेपर्स होते हैं, यूपीएससी की बात कर रही हूँ। बिल्कुल।
और उसके लिए आपको सालों की मेहनत लगती है। वो जो राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी होती है, तो फाउंडेशन बनाने में तो मुझे सालों लग गए। जी। नहीं, सालों लग गए वो ठीक है, लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं कि कोई बच्चा अगर इस पोजीशन पे आना चाहता है आगे समय में, जी। तो शुरुआत कहाँ से करे? क्या उसका स्टार्टिंग पोजीशन होगा? हाँ, पहले तो रीड रीड तो काफ़ी करना पड़ेगा, रीड क्या करना। रीड करे, थोड़ा-सा हाँ, ये बताएँगे आप? बुक्स जैसे कि एनसीईआरटीज़ बहुत हाँ। अच्छी है, एनसीईआरटी न्यूज़पेपर। हुँ। और जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा टीवी, इसके डिबेट्स बहुत अच्छे क्वालिटीज़ के होते हैं। तो अगर आपको कंटेंट देखना है, नॉलेज बिल्ड करनी है, उसके अलावा कि लिखना कैसे, बोलना कैसे, तो राज्यसभा के डिबेट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, लोकसभा के भी डिबेट्स। जैसे एक पहले आता था बिग पिक्चर, अभी आता है पर्सपेक्टिव, मैं रेगुलरली फॉलो करती थी। और न्यूज़पेपर जैसे कि हिंदू थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, टेलीग्राफ पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी रीडिंग ना करें। हिंदी पेपर के लिए आप किसे सजेस्ट करेंगे? हाँ, हिंदी पेपर मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन दैनिक जागरण ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, दैनिक दैनिक जागरण। जागरण का नेशनल एडिशन की बात कर रहे हैं या रीजनल एडिशन? सर जनसत्ता शायद यूपीएससी वाले पढ़ते हैं। मैंने कभी हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ी नहीं है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये जनसत्ता ये शायद आपका बीपीएससी कितना अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। और यूपीएससी भी आपने ट्राई किया था? यूपीएससी मेरा मेंस हो चुका है। अच्छा। इंटरव्यू के लिए मैं अपीयर होंगी मार्च अप्रैल में। क्या बात है! तब तो आपको मतलब हमें लगता है कि यूपीएससी की जो इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे होंगे, उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना टाइम से बढ़ा है? एक्चुअली बढ़ने से ज़्यादा वो होता है ना कि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो हाई गई हो है, गई तो है। आपको लग रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत कुछ कैरी कर रहे हो, दैट एक्सपेक्टेशंस, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने की जगह वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मैं सब नहीं कर सकते, वो ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, एक बात बताइए, आप एनसीईआरटी की बात बेसिक पोजीशन पे बताएं, लेकिन थोड़ा-सा हम आगे बढ़ना चाहेंगे। एनसीईआरटी के बाद लोग कहते हैं कि 6 टू 12 जो जनरली मार्केट में एक्सप्रोस्पेक्टिव बनी हुई है, चाहे वो कोई टीचर के माध्यम से जानकारी मिले या कोई एक्सपर्ट स्टूडेंट के माध्यम से मिले या किसी भी तरीके से, लेकिन उसके बाद बच्चे कहाँ जाएँगे? हाँ, उसके बाद जैसे कि अगर आपको, जैसे कि मैं, मेरे लिए अगर मुझे कोई कंटेंट चाहिए था जो एनसीईआरटीज़ के आगे लेवल की, तो इग्नू का कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है जी। बैचलर्स लेवल के लिए। और एनआईओएस की जो सीनियर सेकेंडरी 11-12 की जो पीडीएफ्स होती हैं, हुँ। वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो मुझे कुछ भी उसके अलावा पढ़ना था, तो मैंने इग्नू को ही रेफ़र किया, क्योंकि वो स्टैंडर्ड होती है। तो गुड। और हम थोड़ा-सा आपसे जानना चाहेंगे बुक्स वगैरह की, अगर हम स्पेसिफिक बात करें, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका और भी जो भी पेपर है, साइंस का 3 पेपर हो गया एंड बिहार स्पेशल हो गया, थोड़ा-सा हर पेपर, हर सेक्शन में थोड़ा-सा बुक स्पेशलाइज़ जो आप पढ़े हैं या आप मैं ऑब्जर्व किए हैं, थोड़ा-सा बताइए? जैसे कि हिस्ट्री के लिए तो जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ होती है, हाँ। वो बहुत होती है। जी। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो जैसे कि जीएस पेपर 1 में जो एकदम क्लीशे टॉपिक होते हैं, बार-बार रिपीट होते हैं, उसको तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, विकिपीडिया या फिर कोई और ज़्यादा ट्रस्टेड जो सोर्स है। जी। वहाँ से आप उसके नोट्स बना लो, जैसे कि संथल रिबेलियन हो गया या फिर मुंडा रिवॉल्ट हो गई, ये जी। सारी चीज़ों की। और उसके अलावा जैसे आपने इकोनॉमिक्स कहा, ठीक है, तो हुँ। इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटीज़ काम की नहीं है, हुँ। क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, आपको समझ नहीं आना है वो। जी। हाँ, बिल्कुल एक 11 की बुक आती है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको पढ़ लो। उसके अलावा कि इकोनॉमिक्स के लिए मैं बोलूँगी योजना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में प्राइमरली गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, बिल्कुल। गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल उनकी स्कीम्स होती है, उसका मेंशन होता है। तो अगर आप योजना कवर करोगे, तो साल में 1-2 तो थीम बेस्ड आ ही जाता है वो इकोनॉमिक्स पे, वो पढ़ लो। और जो जैसे करंट अफेयर पे कोई स्कीम आई, तो उसको अच्छे से पढ़ लो, इकोनॉमिक्स उसमें आपका हो जाएगा। अगर और पॉलिटी की बात करें हम सर तो क्या? पॉलिटी तो मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था, तो मैंने तो उसको बहुत ज़्यादा वास्ट जैसे वे में। आपका तो ऑनर्स था, इसलिए मैंने जी सर। आपने उसको पढ़ा, लेकिन जिनका कुछ नहीं है, आप मान लीजिए एकदम जीरो हैं, वो सर पॉलिटी में जो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसके बिल्कुल लक्ष्मीकांत इज द स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक। वो पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ। और फिर एनसीईआरटीज़ में तो काफ़ी नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ कुछ जैसे कि एनआईओएस की जो 11-12 की है, जी। उसमें कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो एनसीईआरटी से आगे हैं, वो आप पढ़ सकते हो। गुड। तो एक चीज और बताइए, जैसे ये हो गया आपका 3 सेक्शन हो गया, चौथा जी सेक्शन आपका ज्योग्राफी है। जी। ज्योग्राफी पे आप क्या कहना चाहेंगे? सो ज्योग्राफी तो 9, 10, 11, 12, उससे ज़्यादा ज्योग्राफी कहीं से नहीं, नहीं आती। एनसीईआरटी ही उसके लिए सफिशिएंट है। हाँ, एनसीईआरटी सफिशिएंट है। जैसे कि ज्योग्राफी में वो तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से लिंक्ड करके पूछते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो उसको करंट डायमेंशन में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि सपोज कोरल रीफ्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि इंडिया में कोरल रीफ्स कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, तो वो तो लिखना पड़ेगा, प्लस इकोलॉजी का कि अच्छा कोरल रीफ्स को हार्म कैसे पहुँच रहे हैं, वो तो करंट की चीज़ें हो गई। तो उसको करंट ज्योग्राफी और इकोलॉजी दोनों अब मिक्स्ड मिक्स्ड है। मिक्स्ड एग्ज़ैक्टली। तो इसके लिए हम प्रॉपर, अगर बुक की हम स्पेसिफिक बातें करें आपसे, तो क्या सुझाव देंगे आप?
सर एक्चुअली मैंने ऐसे कोई स्टैटिक बुक तो नहीं रेफर किया था, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी, मैंने बोला जैसे आर्टिकल्स। जी। क्योंकि स्टैंडर्ड बुक मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि सिलेबस इतना डायनेमिक होता गया ना, चेंज होता गया, कोई भी बुक उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। अगर हम साइंस की बात करें, आर्ट्स का तो चारों सेक्शन को मैंने आपसे बात कर जी लिया। जी। साइंस की बात करें तो साइंस में हमारे पास 3 सेक्शन है और 3 में बायोलॉजी सबसे ज़्यादा मेजर माना जाता है। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस चीज़ को आप कैसे एक्सप्लोर करेंगे साइंस के लिए? हाँ सर, एक्चुअली मेरा 11-12 में तो ह्यूमैनिटीज़ था, तो मैंने जो 9-10 तक साइंस पढ़ी, अगर 9-10 तक आपने साइंस अच्छे से पढ़ी है तो वो काफ़ी होता है। फिर जो करंट इवेंट्स होते हैं, जैसे कि जीन बेस्ड थेरेपी हो गई, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी हो गई, ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं हमेशा। mRNA वैक्सीन हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें, तो एक करंट इवेंट्स है, आपको लगेगा साइंस एंड टेक है लेकिन करंट इवेंट है। तो कोई भी आती है, तो कोई भी, जैसे हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, एक्सटेंसिवली उसके बारे में लिखा होता है, तो आपको अवेयर होना पड़ेगा डेली बेसिस पे क्या चीज़ें आ रही हैं। आप एक बार सोचोगे कि मैं एक बार किसी बुक में पढ़ लूँ, मेरी तो वो स्ट्रैटेजी नहीं थी, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे देखती गई क्या क्या चीज़ें आ रही है, मैं उसको जी। नोट डाउन कर लेती थी। बिल्कुल, ये जो कह रहे हैं आप बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ कह रहे हैं और एकदम ऑथेंटिक बातें कह रहे हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हर चीज़ चेंज होता है और उसके लिए सबसे बेहतर स्रोत है आपका न्यूज़पेपर। दूसरी अगला सवाल आपसे ये होगा कि जैसे करंट अफेयर्स की हम बात करें, जो मेजर सेक्शन आता है किसी भी बिहार के एग्जामिनेशन में, अगर हम पिछले 2-3 साल का ऑब्जर्व करें पेपर को, चाहे वो दरोगा का पेपर हो या किसी भी लेवल का पेपर हो, हर पेपर में करंट का बहुत बड़ा रोल आ रहा है। क्या कहेंगे इसे लेकर आप? सर जैसे कि आपने बोला दरोगा, तो जो वन लाइनर वन डे एमसीक्यू वाले एग्जाम होते हैं, उसकी करंट अफेयर इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम बीपीएससी। बिल्कुल। बीपीएससी के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो डायनामिक और स्टैटिक पोर्शन को कवर करके किए हुए होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि चेंजेस इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ बिहार, बिहार। तो पॉलिटिकल कल्चर ऑफ बिहार में क्या क्या चेंजेस आए, तो इसके लिए आपको बहुत जैसे कि आप करंट का रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन वो एक, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो पॉलिटिकल कल्चर एक सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का ओवरलैप है, तो वो स्टैटिक का भी पोर्शन है। तो यहाँ पे एक क्लियर लाइन डिमार्केट करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है इम्पॉसिबल हो कि जाता है। कहाँ से ये आ रहा है। जैसे एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी, एक तो स्टैटिक, डायनेमिक, करंट अफेयर, और तो वो सबको, मतलब उस टाइम दिमाग आपका ऐसे बॉक्सेस में काम नहीं कर सकता, उस टाइम कुछ भी लिखना पड़ता है। खुला रहना पड़ता है और जी। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रेजेंट ऑफ माइंड का एप्लीके प्रेजेंस ऑफ माइंड, है क्योंकि ना? आपके पास मेंस में टाइम नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल, गुड। तो एक बात आप लास्टली बताइए कि ऑल ओवर अगर हम सारा सेक्शन को देखें, क्योंकि आपसे हम बारी-बारी से एक-एक सेक्शन पे बात किया, तो आप मुझे इतना बताइए कि ऑल ओवर अगर कोई बच्चा ज़ीरो से चल रहा है, एनसीईआरटी से शुरुआत कर रहा है, तो उसे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए डेली बेसिस पे, जो आने वाले 1 साल के अंदर वो क्वालिफ़ाई कर पाए? हाँ, जैसे पहले मैंने बोला कि अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। हाँ, अगर नहीं है अच्छी, तो जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ो, उसको वोकैबुलरी बिल्ड करो, वर्ड्स लिखो, सीखो। तो लैंग्वेज पे अगर जिसकी पकड़ है, वो बहुत कम समय में ही सिविल सर्विसेज कर सकता है। जैसे आपने 2022 में ग्रेजुएशन किया और 2023 के अंत तक 2024 के पहले मंथ में आप इतने अच्छे मुकाम तक पहुंचे, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें ये लगता है कि जो एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बेसिस जो टाइम टेबल जो मैनेजमेंट जो होनी चाहिए, वो एक बच्चे को प्रतिदिन क्या टाइम देना चाहिए, खासकर स्टडी पे, जो आने वाले समय में वो बेहतर परफॉर्म कर पाए? हाँ सर, टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि हम सबका एक अलग प्रोडक्टिव पीरियड ऑफ द डे होता है। कुछ लोग रात में प्रोडक्टिव फील करते हैं, कुछ लोग दिन में करते हैं। तो जब आप एकदम प्रोडक्टिव फील करते हो ना, तो जो आपको लगे सबसे मुश्किल सब्जेक्ट या सबसे कॉम्प्लिकेटेड, उसको पढ़ लो। और जब आप प्रोडक्टिव नहीं हो, उस टाइम रिवाइज कर लो, या ऑलरेडी जो रिपीटेड चीज़ें हैं वो कर लो। तो ऐसे करने से मेरे को लगता है कि मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एवरेज ड्यूरेशन क्या होना चाहिए स्टडी का? ये तो बहुत, मतलब कुछ जैसे मिनिमम अगर अगर हम बात करें, मैक्सिमम का तो कोई लिमिट हाँ, नहीं है। मिनिमम मिनिमम अगर हम देखें तो क्या कह मिनिमम सकते आपको हैं? डेली बेसिस पे एटलीस्ट 3-4 घंटे तो देने पड़ेंगे। मिनिमम 4 घंटे देने चाहिए। देखिए, मेरी बातों को आप लोग एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि हम एक-एक बारीकियाँ को आपके साथ रखने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी आपके मन में सवाल हो, वो आपके मन से दूर हो जाए। एक बात और बताइए, जिस तरीके से आज का एनवायरनमेंट बच्ची आप जिस कैटेगरी से आते हैं, फीमेल कैटेगरी से आते हैं, उस चीज़ को समाज में हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में देखते ही लोगों के मन में एक डर हो जाता है कि बच्ची अगर जन्म ली है तो हमें 50 लाख रुपए का बजट रखना होगा, एटलीस्ट शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से। आप उन तमाम पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं, अगर आपने अपनी बेटी को 50 लाख रुपए दहेज भी दिए हैं, तो वो
खुश खुश रहेगी रहना। अपनी ज़िंदगी में। मे बी उसकी लाइफ में ऐसी क्राइसिस आए, वो बहुत क्राइसिस फेस करे, तो उसका एक ही तरीका है कि आप उसको पढ़ाएँ, ताकि वो कभी भी ज़िंदगी में ऐसी कोई तकलीफ आए तो वो एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी का सर्वाइवल जो एस्पेक्ट है वो तो देख सके। देख सके, गुड। आप ये बताएंगे, आप जो इस सफलता को आज पाए हैं, ये इस सफलता के लिए अपने अलावा आप किसे क्रेडिट देना चाहेंगे? पेरेंट्स को, ऑब्वियसली पेरेंट्स को। पेरेंट्स को डेफिनेटली। तो आपके पेरेंट्स किस रूप में आपके साथ आपकी ताकत बनते रहे, एक मजबूती के साथ, बैकबोन की तरह आपके साथ सी खड़े रहे? पापा जभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, चाहे वो बुक्स हो, मतलब मैं आराम से घर पे पढ़ सकती थी क्योंकि वो जो भी चीज़ें चाहिए होती वो ला के दे देते थे। दूसरा, मेरे पापा को मेरे पे ट्रस्ट था। एक होता है ना कि लड़कियों पे रिस्ट्रिक्शंस, इससे बात नहीं करना है, वहाँ नहीं जाना है, तो वो चीज़ मेरे साथ कभी नहीं हुई। कभी नहीं मैं हुई। किससे बात कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, उस पे उन्होंने कभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया, तो उसके वजह से मेरे लिए काफ़ी वो बेनिफिशियल था। और मेरी मम्मी, ऑब्वियसली मेरी मम्मी वो बहुत सीधी सादी, बहुत अफेक्शनेट है। तो जो एक नर्चर होता है ना, दैट केयर, दैट अफेक्शन, आपको लगता है आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, तो मेरी मम्मी ने वो प्रोवाइड करा है, जहाँ मैं इमोशनली मैं बहुत हेल्दी फील करती थी। और ऐसा मेरे को टर्मोइल नहीं होता था, जो लोनलीनेस होती है, आप एलिनेटेड फील करते हो प्रिपरेशन के दौरान, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें मेरे से बहुत दूर थी क्योंकि मेरे पास मम्मी, मेरे पेरेंट्स से। क्या बात है। चलिए, आप अंततः 2 लाइन में क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे समाज को? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपका सपना है उसके लिए मेहनत करिए। और ऐसा नहीं होता कि जो टॉपर्स होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, वो भी आप ही की तरह होते हैं, बस उन्होंने मेहनत करी होती है, लगातार मेहनत करी होती है, और उन्होंने वो मुकाम हासिल किया होता है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिए। आप एक छात्र से अब एक अधिकारी भी बन चुके हैं और अब तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ गई है। पता नहीं आज के बाद आप कब समय हमें दोबारा देंगे, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन आइए हम इनके पिताजी से मिलवाते हैं। आखिर ये इनके लिए क्या ऐसा यूनिकनेस काम किए, यूनिक स्टाइल को अपनाए, जिससे इनका परफॉर्मेंस में चार चाँद लगा और आपके बीच आज इस रूप में पेश आ रहे हैं। आइए हमारे साथ हमारे इनके पिताजी हैं, थोड़ा-सा फ्रेम में पिताजी को लेंगे। सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं बहुत सर, अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। हम समझ सकते हैं आपके इस खुशी का पल को हम किसी भी शब्दों से संबोधित नहीं कर सकते हैं, इस बात को हम भली-भांति समझते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप कभी सपनों में सोचे थे कि हमारी बच्ची, जो एक छोटी-सी बच्ची के रूप में घर में आई थी और आज इस मुकाम को कभी भी पा लेगी? इंटर के बाद मैंने पाल लिया था। अच्छा, इंटर जब के बाद आपका इंटर मैं हाँ। हाँ, इंटर सेकंड टॉपर रही बिहार का। अच्छा, अच्छा। जी, जी। उसके बाद मैंने पाल लिया कि आगे अच्छा करेंगे। जी। बीपीएससी और यूपीएससी, इनका ही चॉइस, 2 चॉइस था, ये दोनों में एग्ज़ाम दूँगा मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात। और दोनों में अच्छा करोगी, जी। कि मेरा विश्वास था 110 में आएगी, लेकिन देखिए 1 में आ गई। क्या बात है। देख सकते हैं पिताजी का भरोसा इंटर के बाद ही अपने बच्ची पे थे। लेकिन एक और भी सवाल है सर, आखिर आपने ऐसा कैसा एनवायरनमेंट घर में बनाया जिससे बच्चे और बच्ची इस मुकाम तक पहुंचने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती? जी हाँ, मैं उतना स्ट्रिक्ट नहीं था, ना जी। बच्चे पर लगाया कभी। जी। बच्चे की जो इच्छा होती थी, मैंने बच्चे को जाँचा परखा और मेरे सामने रहती थी, मैं सब पूरे रग-रग से सबका वाकिफ़ था, इसलिए मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। और उनकी जो इच्छा होती थी खाने-पीने की, पढ़ने-लिखने की, इधर-उधर जाने की, बातें करने की, कोई मैंने रोक-टोक नहीं किया। सर, एक बात और बताइए, इनके अंदर इंस्पायरेशन ये कहाँ से आई कि हमें यूपीएससी और बीपीएससी ही में ही जाना है? ये इसके लिए थोड़ा-सा आप कुछ बोलेंगे? थोड़ा-सा स्कूल में भी इनका कुछ ऐसा टीचर से इम्प्रेस गाइडलाइन हुए। मिला या हाँ। इम्प्रेस हुआ, और दूसरा लोग मीडिया या न्यूज़ में देखती होंगी, जी, जी, जी। आईएएस वाले ये आप कोई, पेशे से सर क्या हैं? जैसे मैं कंप्यूटर रिपेयरिंग इंजीनियर हूँ। क्या बात है! आप सर भी कंप्यूटर को मैनेज करते मैंने हैं? हाँ। एमए तक पढ़ाई की है। अच्छा, 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 अच्छा। और मैंने इसके लिए इनको बहुत मोटिवेट भी किया कि नहीं, तुम कर सकती हो, करो। गुड, गुड, गुड। तो आइए इनके मम्मी से भी हम बात करेंगे, माताजी भी हमारे साथ हैं और इनसे भी बात करने का कोशिश करते हैं। माताजी, आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? हम समझ सकते हैं, आप इस खुशी को शब्दों में बयाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों के सामने आप बताइए कि आप आखिर अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत मुझे अच्छा। लगता है सुबह से इतनी मिठाई आपके घर पे आई होगी कि फ्रिज फुल हो गया होगा। हाँ, खाली भी हो रहा खाली भी हो है। गया, अच्छा, देख सकते हैं खाली भी हो गया है। तो सबसे बड़ी बात है, मिठाई का जिक्र हम इसलिए किए क्योंकि ये खुशी का स्तर इतना बड़ा है ना कि इसको हम कितना ही शब्द से मतलब संबोधित करें कम पड़ जाएगा, शब्द कम पड़ जाएगा इसके लिए। दूसरी बात आपसे ये जानना चाहेंगे, आप तो एक माँ हैं, एक लड़की के हर स्थिति को समझ सकते हैं। आपने ऐसा क्या इस अपने बच्ची को दिए जो बच्ची आज इस जगह पे पहुंच पाई?
हाँ उसको पढ़ने लेकिन का हाँ, जी बताइए। पढ़ने का मौका दे, काम उम नहीं करने देते थे। काम नहीं करने देते थे। देखिए ये बात बोल रहे हैं तो अक्सर लड़कियां आप काम करने से भागेगी। कभी कभी करती है। कभी-कभी हाँ करती करती है, खाना वाना भी कभी कभी शौक से बना लेती है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है माता जी बहुत खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन एक चीज तो साफ है, इनके चेहरे पे साफ झलक रही है कि हर तरीके से चाहे वो जिस तरह का माहौल हो, पिताजी हो, माँ हो या घर के किसी भी परिवार के कोई भी सदस्य हो, हर लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जो लोग प्रोडक्टिव हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए और हर तरीके से करनी चाहिए। केवल रिस्ट्रिक्शंस जो आप प्रतिबंध लगाते हैं खास करके लड़कियों पे, वो प्रतिबंध किसी सक्सेस का समाधान नहीं हो सकता है। समाधान के लिए चौतरफा मजबूती चाहिए और मजबूती के तौर पे आप देख सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई का मामला हो, मेहनत का मामला हो, इंस्पायरेशन का मामला हो, मैनेजमेंट का मामला हो या किसी भी तरह की चीजें हैं, सारी चीजों को मिला करके सफलता तक लोग पहुंचते हैं। और हम उम्मीद करते हैं इस कहानी के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के लोग कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे। और आपके पास भी अगर कोई सवाल है जो हमसे पूछने में छूट गया है तो आप अपनी सवाल को भी कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम इनसे कभी मिले तो वो सवाल को भी हम जिक्र कर पाए, ताकि और सारे पॉइंट्स क्लियर हो पाए। चलिए आप क्या सोचते हैं इस पे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल बने रहे जनता जागरण परिवार के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।